हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर थर्ड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम। सो यहाँ पर मैं 70 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन योर न्यू सिलेबस, जिसमें हम 140 मार्क्स कवर करेंगे। ये जो पूरा मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट सिलेबस के आधार पे होगा और इसी तरह का आपका पैटर्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसीलिए पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखें। मैं टोटल 10 मॉक टेस्ट अपकमिंग डेज में लाने वाली हूँ, तो टोटल 10 मॉक टेस्ट का एक अलग प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगी। वहां से जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इस टाइम पे ये वीडियो होगा, सो वॉच टिल द एंड। एंड जहाँ पे भी हमें डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ हम जो भी क्वेश्चन है उनको भी समझेंगे। तो चलिए फिर फाइनली अब इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में आपके हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ मैंने ऐड किया है, जैसे कि मैंने बोला कि आपका होल सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके आधार पर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो टेंसेस के आधार पर पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ही यूजुअली डैश लेट टू ऑफिस। लेफ्ट होगा, विल लीव होगा, हैज लेफ्ट होगा या लीव्स होगा। तो यहाँ पर देखो बात हो रही है किसी हैबिचुअल एक्शन की, कि वह आमतौर पे ऑफिस लेट जाता है। यानी कि जब हम किसी हैबिट की बात करते हैं, किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, किसी जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही के साथ क्या आएगा, ही लीव्स। ठीक है, तो आपको पता होगा एस, जो एस है या ईएस है, ये सिंगुलर के साथ हम यहाँ जोड़ते हैं। अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वहां पर एस ई एस आ जाता है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, ही यूजुअली लीव्स लेट टू ऑफिस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस वाइल ही डैश द स्ट्रीट। सो करेक्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्रॉसेस, इज क्रॉसिंग, वॉज क्रॉसिंग या हैज क्रॉसिंग। सो फटाफट से देखेंगे क्या आना चाहिए। बात यहाँ पे कही गई है पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में कहा गया है कि द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, और वाइल ही क्या आना चाहिए, वॉज क्रॉसिंग आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो टेंस है ये आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है। तो करेक्ट जो यहाँ आंसर होगा वो होगा वॉज क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Marisa is looking for her spectacles. She can't find it. She has lost, have lost, had lost या lost. So यहाँ पे आप देखोगे कि is looking आ रहा है, यानी आपका प्रेजेंट में यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। So Maria is looking for her spectacles. She can't find it. She dash. तो यहाँ पे she के साथ क्या आएगा, she has lost. ठीक है, she has lost. तो आपको पता होगा कि has जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं, और जो हैव होता है वो प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं। हैड होगा नहीं क्योंकि पास्ट में है, और लॉस्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विजिटर्स डैश टेक ऑफ देयर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट पे कंपल्शन दिया हुआ है, यानी कि एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी बताना है जो कंपल्शन का भाव बताए, कि भाई कोई चीज ऐसी हो जो कंपल्सरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपल्शन के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो मस्ट बेसिकली नेसेसिटी या बेसिकली कंपल्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। मे जो है वो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं। माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। कैन का यूज भी बहुत सारे सेंस में किया जाता है। कैन जो है वो एबिलिटी बताने में किया जाता है, कोई एबिलिटी है उसको समझाने बताने में, परमिशन लेने में यूज किया जाता है कैन को। ठीक है, कैन का यूज हम प्रोबेबिलिटी को बताने में भी करते हैं। तो जो मॉडल है उसका अलग अलग क्या होता है, मूड होता है, और डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपल्शन हमें बताना था, तो मस्ट का यूज यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश यू कम बैक अगेन विद द लैपटॉप। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है,
सो इस क्वेश्चन में आपको रिक्वेस्ट का भाव बताना है, तो यहाँ देख लेते हैं, शुड होगा, नीड होगा, कुड होगा या ऑट होगा। तो अगर हम किसी से बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे हम कुड को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुड का यूज बेसिकली आप पास्ट एबिलिटी को बताने में भी करते हो। तो किसी पास्ट एबिलिटी को अगर हमें बताना है तो वहां कुड आता है। कुड का यूज हम बहुत ज्यादा पोलाइट किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, वहां भी हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी शुड का यूज हम किसी को सजेशन देने में ज्यादातर करते हैं। नीड जो है वो नेसेसिटी बताने के लिए किया जाता है। ऑट जो है वो कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, द रेस्टोरेंट डैश बी एक्सपेंसिव बट द फूड इज एक्सीलेंट। सो यहाँ पे हमें शो करनी है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी बहुत ज्यादा हो, उसके केस में हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे है दिस रेस्टोरेंट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, या फिर मे बी एक्सपेंसिव, या फिर नीड बी एक्सपेंसिव, या शैल नॉट होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो मे इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि जो रेस्टोरेंट है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, बट जो फूड है यहाँ का वो एक्सीलेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई डैश हैव कम। अब ये जो है आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये बेसिकली आपका कंडीशनल से रिलेटेड है। एंड कंडीशनल सेंटेंसेस में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो, इसको कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े हैं तो आप इसको इजीली कर लेंगे। यहाँ पे इफ यू हैड दिया हुआ है, हैड प्लस इन्फॉर्म्ड दिया हुआ है, यानी कि पास्ट टेंस में बात की गई है, हैड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो थर्ड कंडीशनल में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि आपका हैड हो जाएगा, ठीक है, प्लस पास्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं। तो हैड प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके साथ जो दूसरा वाला क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है थर्ड कंडीशनल का, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ठीक है, तो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड यहाँ दिया हुआ है, इफ क्लॉज जो है उसमें हैड प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जो मेन क्लॉज है यहाँ पे कॉमा के बाद, यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, आई वुड हैव। ठीक है, बिकॉज यहाँ वुड है तो हम क्या लगाएंगे, आई वुड हैव कम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस का याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। 8 है, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द चेयरमैन। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फटाफट से देखेंगे इसका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में द मीटिंग विल बी आपका विल में दिया हुआ है, और ये ऑलरेडी पैसिव में है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। आपको पैसिव का एक्टिव करना है, यानी कि पैसिव में अगर यहाँ विल है तो एक्टिव में भी क्या आएगा, विल ही आएगा। ठीक है, फ्यूचर ही आएगा। तो देख लो कहाँ पर है, यहाँ पे बी होगा नहीं, ठीक है, डी भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, द चेयरमैन विल एड्रेस द मीटिंग। ठीक है, विल बी हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और आईएनजी नहीं लगता है। ऑलवेज याद रखना कि जो पैसिव वॉइस होता है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही ऑलवेज लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एड्रेस्ड दिया हुआ है, तो इसी में हम पैसिव को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका, एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ेंगे। 9 क्वेश्चन है, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। अब दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर हम इसको पैसिव बनाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज या वर में से कोई एक आएगा। ठीक है, वॉज वर प्लस बीइंग आ जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो बीइंग लगाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि बी की फॉर्म यहाँ पे बीइंग आ गई, ठीक है, बी की फॉर्म बीइंग आ गई, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमेशा पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो बी की फॉर्म मैंने लगा दिया बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज होगा, उसके बाद बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे एंड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो हम एक्टिव से पैसिव चेंज करने में यूज करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका, बी बन जाएगा, द इंजर्ड। ठीक है, यहाँ पे द इंजर्ड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, द इंजर्ड प्लेयर, उसके बाद वॉज, ठीक है,
फिर आया बीइंग, फिर कैरिड, फिर ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है वी सॉ देम टू गो आउट, वी सॉ देम टू गो आउट। सो 10 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या होगा। तो ये भी आपका क्या है, पास्ट में है, वी सॉ देम पास्ट में है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसका भी क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, पास्ट सिंपल है, वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दे वर, दे के साथ वर आ गया, ठीक है, दे वर सीन टू गो आउट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सीन। आगे बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन है ही प्रोमिस्ड देम दैट ही कुड डू इट एज सुन एज ही कुड। सो यहाँ पर इसको आपको अब करना है नरेशन, ठीक है। अभी तक हम एक्टिव पैसिव के 2-3 क्वेश्चन कर रहे थे, तो इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो फटाफट से देखो इसका क्या होना चाहिए। इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है, ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। सो ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड डू इट एज सून एज ही कुड। अब देखो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कुड आया है, तो कुड ऑलरेडी इनडायरेक्ट में कुड दिया हुआ है, यानी कि इसका डायरेक्ट क्या होगा, कैन होगा, कैन का बदल जाता है कुड में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुड है तो कैन होगा, तो यहाँ पे जिसमें कैन नहीं है वो आपका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। अब 11 क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। ही सेड आई विल डू इट एज सुन एज आई कैन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। अब इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सो फटाफट से हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं डायरेक्टली राइट आंसर पे ही आऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आई आस्क्ड माई ब्रदर, सेकेंड है आई आस्क्ड, आई परमिटेड या फिर आई सजेस्टेड। तो यहाँ पे एक रूल आपको याद होगा एक्टिव पैसिव में कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो आदेशवाचक वाक्य होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। और जब भी हम लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वहां पर या तो जैसा भी सेंटेंस का भाव होता है, जैसा भी सेंटेंस का एक भाव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आई सेड टू है, तो सेड टू को मैं चेंज कर दूंगी लेट वाले सेंटेंस में, या तो मैं सजेस्टेड कर दूंगी। जैसे अगर सजेशन, कोई सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड हो जाएगा, और मान लो कि कोई ऐसा है जो कोई प्रपोजल दे रहा है, तो वहां पे प्रपोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है। हो सकता है कोई कमांड दे तो कमांडेड हो जाएगा, ठीक है। तो लेट वाले सेंटेंसेस का ये फंडा है कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस का भाव क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई सजेस्टेड विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट वी शुड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। इसका हमें डायरेक्ट स्पीच बनाना है, यानी कि ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में ये गिवन है। तो अगर ये इनडायरेक्ट में है तो कुड की जगह क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच में कुड का क्या होगा, कैन होगा। वेदर यहाँ पे आया हुआ है, वेदर का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में होगा, क्वेश्चन पूछने के लिए इसको यूज किया जाता है वेदर, जहां पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं, ही आस्क्ड कुड यू होगा, तो कुड का कैन होगा पहली बात, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, कैन वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक है। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो ये जो है करेक्ट इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फादर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हिज फादर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हिज फादर में यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको वर्ब दिख रही है, इसकी जो वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है, सेज दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट में है, तो वहां पर हम किसी भी जो सेंटेंस है, जो
इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है उसको हम चेंज नहीं करते, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई भी बदलाव हम नहीं करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो। ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, याद रखना प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अगर यहाँ पे विल होता, ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट में जैसे यहाँ पे सेज दिया हुआ है, तो इस केस में जो भी इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होता है उसके टेंस में कोई भी बदलाव हम नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल आप याद रखिए। तो यहाँ पे है कि हिज फादर सेज, तो यानी कि हिज फादर सेज का हिज फादर सेज ही रहेगा, कॉल्ड, आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड ये सब नहीं आएगा, बिकॉज एज इट इज हम इसको लिखते हैं। तो हिज फादर सेज दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लिखा। उसके बाद जो ये आप सेंटेंस देख रहे हो ये एज इट इज हम इसको लिखेंगे, वी विल नॉट चेंज एनीथिंग इन इट। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट इडियम मीन्स। अब इस इडियम का मीनिंग आपको बताना है, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, अगर आपको नहीं भी पता फिर भी आइडिया लगाइए। टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि जो बोथ एंड है उसको मिलाना, ठीक है, यानी कि दो एंड है उसको जोड़ देना। तो इसका मतलब होता है कि टू मीट वंस डे टू डे नीड्स, यानी कि जो आपकी नीड है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, आप उतने बेसिक नीड को आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नीड्स को अपने अकॉर्डिंग क्या करना, फुलफिल करना बेसिकली होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मीन्स। अब इस इडियम का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है स्टिचिंग कैन सेव अस या फिर टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ग्रेटर ट्रबल्स। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कि अगर आपने किसी भी चीज को किसी भी चीज के लिए आपने एक्शन ले लिया, टाइम पे आपने किसी चीज में सुधार कर लिया, या किसी भी घटना को होने से पहले अगर आपने उसे प्रिवेंट कर लिया, उसे आपने दूर कर लिया, तो वहां पर आप ट्रबल से बच सकते हो। ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर लेना पहले ही समय से। ठीक है, तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 विल बी राइट। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स अ बैड आर्टिस्ट, टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, टू क्राई इन वेन, या टू फेड अवे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब ये होता है कि किसी के सामने अपना इंप्रेशन गलत जमाना, यानी कि कोई पुअर इंप्रेशन पड़ना किसी के लिए। जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी इंटरव्यू में जा रहा है, ठीक है, इंटरव्यू में वो पर्सन गया, वहां पे इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हुए थे। अब मान लो कि ड्रेस कोड था फॉर्मल, ठीक है, ब्लैक कोट और पैंट पहन के इसको जानी थी, बट ये चला गया जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, ठीक है, और बिल्कुल एकदम गोवा वाला लुक लेके चला गया ये व्यक्ति। तो ऐसा हो सकता है कि इसने क्या कर दिया, ही कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, इसने अपने बारे में एक पुअर इंप्रेशन को जमाया इंटरव्यू में। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब भी यही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब आपको इस करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे फिल करना है। कुड यू डैश दीज थिंग्स फ्रॉम द टेबल। अब यहाँ पे टेबल से किसी चीज को कुछ करने की बात आ रही है, अकाउंट फॉर, क्लियर ऑफ, क्लियर अवे या डू अवे। तो टेबल से किसी चीज को हटाने की बात हो रही है, मान लो कोई चीज है उसको हटाना टेबल पर से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है कि टू रिमूव समथिंग और टू मेक सम प्लेस टाइडी। ठीक है, यानी कि किसी चीज को रिमूव करना, किसी जगह को टाइडी बनाना, साफ सुथरा बनाना होता है क्लियर ऑफ। ठीक है, और जो क्लियर अवे होता है इसका मतलब होता है बेसिकली जो क्लियर यहाँ पे क्लियर अवे जो होगा, ठीक है, वो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन का ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है गाइस, एक मिनट। यहाँ पे 2 चीजों में यहाँ पे कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, जैसे कि मुझे अभी थोड़ा सा हुआ। अकाउंट फॉर होगा नहीं, बिकॉज अकाउंट फॉर होता है कि आप कोई रीजन बता रहे हो। डू अवे भी नहीं होगा, या तो क्लियर ऑफ होगा या क्लियर अवे होगा, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी टेबल पर से कोई सामान हटाने की बात आ रही है, किसी चीज को रिमूव करने की बात आ रही है, वहां पे क्लियर अवे होता है। ठीक है, और क्लियर ऑफ जो होता है वो भी किसी को हटाने का ही बेसिकली होता है सिंबल, लेकिन यहाँ पे किसी के
निर्देश देने का काम होता है। यानी बेसिकली ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि किसी पर्सन को निर्देश देना चले जाने के लिए। आपने किसी को कह दिया टू क्लियर ऑफ कि भाई यहाँ से चले जाओ, तो आप अगर निर्देश दे रहे हो किसी व्यक्ति को चले जाने का तो वहां क्लियर ऑफ आएगा, और अगर कोई चीज हटाने की बात हो रही है वहां पे क्लियर अवे आएगा। तो ये काफी टफ क्वेश्चन आपका पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो एप्रोप्रिएट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डोंट लेट योर एंगर डैश यू, डोंट लेट योर एंगर पुट ऑन यू, गेट द बेटर ऑफ, पुट फॉरवर्ड या रन ओवर। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेट द बेटर ऑफ। अब इस गेट द बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी का लाभ उठाना, ठीक है, किसी का लाभ उठाना किसी गलत तरीके से, या किसी को कमजोर समझ के उसको फायदा उठाना, ठीक है, तो वहां पे होता है गेट द बेटर ऑफ। तो यहाँ पे कहा गया कि डोंट लेट योर एंगर गेट द बेटर ऑफ यू, ठीक है, अपने एंगर को लाभ ना उठाने दे, तो इस सेंस में इस बात को कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। हरी इज इंफीरियर डैश रमा इन इंटेलिजेंस। करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है, विद होगा, देन होगा, टू होगा या फ्रॉम होगा। हरी इज इंफीरियर, तो इंफीरियर विद रमा, देन रमा, टू रमा या फ्रॉम रमा। तो इस प्रेपोजिशन में थोड़ा सा रूल भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम इंफीरियर, सुपीरियर या फिर इस तरह के वर्ड को हम सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इस प्रायर हो गया, या इस तरह के वर्ड जब भी हम यूज करते हैं, वहां पर जो भी हमारा वर्ड आता है इसके बाद प्रेपोजिशन वो टू आता है। ऑलवेज हम इसके साथ टू यूज करते हैं, तो कभी भी हम इसके साथ देन यूज नहीं करेंगे। इंफीरियर टू या फिर जूनियर टू, सीनियर टू, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा? सी करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द सेल डैश द नेक्स्ट फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज, सिंस फ्यू डेज, अंटिल या टिल फ्यू डेज। तो दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द सेल विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी राइट, मतलब वो अगले कुछ दिनों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस, तो इसका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन डैश अ फ्रेंड ऑफ माइन, बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन, इन होगा, एट होगा या ऑन होगा। तो ऑन बेसिकली किसी वस्तु, किसी सरफेस की बात करता है कि कोई चीज सरफेस पे रखी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए हम ज्यादातर ऑन का यूज करते हैं। ऑन का यूज हम पर्टिकुलर डेज वगैरह के लिए भी करते हैं। एट का यूज भी हम वस्तु के लिए कर सकते हैं, प्लेसेस के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फोटोग्राफ किसके द्वारा लिया गया? मेरे फ्रेंड के द्वारा, तो बाय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉजेस अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपके क्वेश्चन आते हैं क्लॉजेस से रिलेटेड, तो देख लेते हैं कौन सा क्लॉज होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। What I decide will determine who gets the promotion. So यहाँ पे आप फर्स्ट वाली लाइन में देखोगे what I decide दिया हुआ है, ठीक है। तो what I decide will determine, यानी कि ये जो क्लॉज है ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। एंड will determine who gets the promotion, यानी कि ये इसके आधार पे ही तो बोला गया ना कि जो मैं डिसाइड करूंगा या जो मैं डिसाइड करूंगी वो डिटरमाइन करेगा कि किसको प्रमोशन मिलेगा। यानी कि ये जो हु है ये कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट की ही विशेषता को बता रहा है। यानी कि ये जो हु वाला पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये नाउन नहीं है, ठीक है। हु गेट्स आ रहा है यानी कि उस पर्सन की बात कर रहा है जिसको प्रमोशन मिलेगा, यानी कि दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। सो पीछे वाला एडजेक्टिव क्लॉज है तो यहाँ पे आगे वाला नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज बेसिकली या तो एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में उपयोग किया जाता है। तो नाउन क्लॉज यहाँ पे क्या है कि व्हाट आई डिसाइड, जो मैं डिसाइड कर रही हूँ, विल डिटरमाइन, उसके बाद वर्ब आई है, यहाँ पे विल आया है, ठीक है। तो वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है व्हाट आई डिसाइड, तो सब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज हो गया। और हु जो है वो उस पर्सन की बात कर रहा है, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दोनों ही क्लॉजेस यहाँ पे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है क्लॉज वो बताना है आपको। तो अब आप देखिए यहाँ पे दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये जो कंप्लीट आप पूरा देख रहे हो ये ऐसा सब्जेक्ट यहाँ वर्क कर रहा है, उसके बाद यहाँ इज आया हुआ है, यानी कि ये भी नाउन क्लॉज हो गया, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ, ए हुआ करेक्ट, बिकॉज ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। दैट बार्किंग डॉग्स ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें से कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है? तो एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो बताना है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, वही एडजेक्टिव क्लॉज होता है, कि जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। ठीक है, तो यहाँ देख लो द बुक्स दैट आर ऑन द शेल्फ। अब यहाँ बात हो रही है बुक्स की, तो ये सब्जेक्ट हो गया। द बुक्स दैट जो कि शेल्फ पर है। वी स्टूड अप एज द टीचर एंटर्ड, द रूम इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट लिव इन इट, या फिर व्हेन ही विल गेट बैक इज अनसर्टेन। सो एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे ए वाला ही होगा। बुक्स के बारे में बात हो रही है कि जो बुक्स है दैट बुक्स द बुक्स दैट आर, मतलब वो किताबें जो कि शेल्फ पर है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज को दिखा रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस, अगर आपको क्लॉजेस अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अभी भी आपके पास समय है, यू कैन वॉच अदर वीडियोज फॉर योर क्लैरिटी। ठीक है, इफ यू वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड जस्ट चेक आउट माय ऑल वीडियोस। आज मैं प्लेलिस्ट इसका अपडेट कर दूंगी। ठीक है, चलिए। सो गाइस, अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं रीड करूं या फिर मैं आपको ये कह दूं कि आप वीडियो को पॉज करें। चलिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट टाइम मैं उस तरह से आपको चीजें प्रोवाइड करूंगी जो भी कंटेंट है। ठीक है, अभी के लिए मैं केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, आप अगर डिटेल से इसको करना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करिएगा, अदरवाइज जैसे बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। आई हैव टू डिस्कस 70 क्वेश्चंस। सो अभी वीडियो को मैं पॉज आप कर सकते हो, मैं केवल आंसर्स बताऊंगी। एंड इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप पीडीएफ निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना जैसा भी होगा कमेंट में। तो अभी के लिए आई विल डिस्कस ओनली राइट आंसर्स। सो आप फटाफट से पॉज कर लो एंड देन यू कैन रीड दिस होल पैसेज। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द ऑपोजिट मीनिंग एज द वर्ड moralist as used in the passage। अब यहाँ पे moralist जो वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट बताना है। सो moralist का ऑपोजिट होता है virtuous person, righteous, practical या upright। तो यहाँ पे practical हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, 26 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मोरलिस्ट का उल्टा होगा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो, प्रैक्टिकल हो। ठीक है, या एक तो होता है कि बहुत जो मोरालिटी पे वर्क करे, मौलिकता पे, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े रियलिटी पे वर्क करते हैं। तो जो रियल है, जो रियलिटी पे वर्क कर रहा है वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड अप्रूव। अप्रूव का सेम मीनिंग बताना है। अप्रूव का सेम मीनिंग होगा एंडोर्स, रिफ्यूज, डिसअप्रूव या डिनाई। सो 26 के लिए क्या होगा, अप्रूव का मतलब होता है किसी को एक तरह से अप्रूवल दे देना। ठीक है, तो एंडोर्स इसका करेक्ट होगा, रिफ्यूज होगा नहीं, डिसअप्रूव होगा नहीं, डिनाई भी नहीं होगा, एंडोर्स करना किसी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या करेक्ट है, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कर सकते हो पीछे जाके पैसेज को। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। द थीफ ट्राइड टू परस्यूट द डॉग। ठीक है, उसने जो थीफ था उसने डॉग को क्या कर लिया, राजी कर लिया था। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हम क्या प्रिज्यूम्ड कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल पैसेज का यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे सार पूछा गया है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको ओवरऑल होल पैसेज को पढ़ना होगा। ठीक है, तो होल पैसेज को आप जब पढ़ेंगे एंड उसका जो आप जिस्ट निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इसमें बेसिकली क्या क्या बातें कही गई हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है,
ठीक है, you can pause this video and you can do it on yourself, ठीक है। बाकी आंसर इसका देख लेते हैं। 29 का ए हो जाएगा, इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें यह कहा गया कि डिसऑनेस्टी मे टर्न एंड ब्रिंग टेम्परेरी रिजल्ट बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट। जो ऑनेस्टी है वो क्या है, एंड में सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। नेक्स्ट आता है ही इज वेरी क्लेवर, सो ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब 30th क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, पैसेज यहाँ पे हमारा खत्म होता है। यहाँ से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपका टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्वेश्चन है ये। आपको इस असर्टिव सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ही इज वेरी क्लेवर, सो यहाँ पे आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, ठीक है। ही इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में, तो इज है तो पहले इज आएगा बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इनटू इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे हाउ होगा नहीं, ना ही वाई होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इज ही लिखेंगे, ठीक है। तो इज ही वेरी क्लेवर, यहाँ पे ये बन गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट एवरीवन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। इसमें आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस तो हम बना रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो आपका मेन सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अर्थ को हमें नहीं बदलना है, अर्थ को बिना बदले हमें इसको नेगेटिव में बदलना है, नकारात्मक में बदलना है, ठीक है। तो एवरीवन है तो एवरीवन की जगह हम ना क्या लिखते हैं, यहाँ पे एवरीवन की जगह हम क्या लिखेंगे, नो वन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर एवरीवन है सेंटेंस में तो वहां पर एवरीवन की जगह आ जाएगा नो वन। तो पहले लिखेंगे एवरीवन है तो नो वन कर देंगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब है नो वन डिनाइड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी या फिर नो वन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। अब आप देखो मैंने क्या बोला था कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए किसी भी वाक्य में। तो अगर मैं यहाँ पे नो वन एडमिटेड लिख दूं तो इसका आप देखो कि अर्थ बदल गया। नो वन एडमिटेड यानी किसी ने एडमिट नहीं की स्टोरी के ट्रुथ को, और यहाँ लिखा हुआ है कि एवरीवन एडमिटेड द स्टोरी, ये तो ऑपोजिट हो गया। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए तो हम लिखेंगे एडमिटेड का ऑपोजिट, हम लिखेंगे नो वन डिनाइड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। तो एडमिटेड का हमने यहाँ ऑपोजिट लिखा डिनाइड, इसीलिए अर्थ नहीं बदलना चाहिए ट्रांसफॉर्म करते समय किसी भी वाक्य को। तो यहाँ एडमिटेड हम नहीं लिखेंगे, वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो डिनाइड हो जाएगा एडमिटेड का ऑपोजिट। तो आपको इसका ध्यान भी रखना है वाक्य को चेंज करते समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। अब इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अगेन हमें इसको प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है। तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, सो दिस इज है तो इज दिस हो जाएगा, है ना। तो इज दिस हो गया बिकॉज यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, तो इसका सी हो गया सिंपली, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, सी हो जाएगा। इज दिस, वॉज होगा नहीं, वाई भी नहीं लिखेंगे, इज है तो दिस इज है तो इज दिस कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज लेइंग ऑन द टेबल। अब आपको यहाँ लिखना है सही क्या आना चाहिए, अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, अ न्यू पेयर ऑफ ग्लास, अ न्यू पेयर्स ऑफ ग्लास, या फिर न्यू पेयर ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा होगा या आपने नाउन भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम एज अ प्लूरल लिखते हैं बट हम उनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो वही ये एग्जाम्पल है। अगर जैसे ग्लासेस है तो ग्लासेस हो गया, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, या फिर ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया। इस तरह के ऐसे ये नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन ऑलवेज ये सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो हम इनके साथ क्या जोड़ते हैं, हम इनके साथ अ पेयर ऑफ जोड़ते हैं, लेकिन ग्लासेस का ग्लासेस ही रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसीलिए हम इसके साथ हमने ग्लासेस के साथ इज लगाया बिकॉज ये ऑलवेज कंसिडर किए जाते हैं एज अ सिंगुलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस।
नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड, हैव बीन, आर या फिर इज। सो यहाँ पे आ गया नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, नन ऑफ, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो ये ऑलवेज हम इनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। सो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन द एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो अगर नीदर ऑफ है या फिर आइदर ऑफ आ गया या फिर नन ऑफ आ गया, एवरीवन ऑफ आ गया, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ऑलवेज वहां पे जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। आगे बढ़ेंगे, प्रतीक अलॉन्ग विद हिज ब्रदर डैश गोइंग टू स्कूल। प्रतीक अलॉन्ग विद हिज ब्रदर आर गोइंग, हैज गोइंग, एम गोइंग या इज गोइंग, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो अलॉन्ग विद से यहाँ पे आप देखोगे जो दो सब्जेक्ट है, एक है प्रतीक और एक है हिज ब्रदर, ये दो सब्जेक्ट जो है एक वर्ड है यहाँ पे अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं। तो कहीं पे भी अगर हमारे जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, अगर वो जुड़ा हो एज वेल एज से, ठीक है, कुछ कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, या फिर हो गया विद, या फिर हो गया टुगेदर विद, या फिर हो गया इन एडिशन टू, या फिर हो गया अकम्पनीड बाय। इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं, ऑलवेज जो हमारी वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो आप पहले देखो फर्स्ट सब्जेक्ट कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो प्रतीक फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो ऑलवेज अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो यहाँ पे इज गोइंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 35 के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आपको रूल समझना है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, नथिंग, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इस तरह के वर्ड से अगर हमारे अनेक जो अलग अलग अगर हमारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो ऑलवेज वी विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखो और आंसर कर दो, तो यहाँ पे इज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ गया, द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। सो द वर्ड डिसीजन इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। अब आपको बताना है कि जो डिसीजन वर्ड है ये क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो जो डिसीजन वर्ड है ये एक नाउन है, इसको एज अ नाउन हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, डिसीजन क्या है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, नाउन की तरह इसको हमने उपयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है द टाइम्स कम्स आउट डेली। अब यहाँ पे जो डेली वर्ड है ये क्या है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जैसे अभी डिसीजन को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह से डेली बताना है कि ये जो डेली वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि द टाइम्स जो है वो किसी न्यूज़पेपर का नाम है, तो ये आपका क्या है, नाउन है। द टाइम्स कम्स आउट कैसे आता है, वो रोज आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि वो डेली आ रहा है ना। तो डेली यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, सो 37 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ये वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, ना एडजेक्टिव है। वो कैसे आता है, डेली आता है। तो एडवर्ब क्या होता है, जो किसी न किसी वर्ब के बारे में, या तो वर्ब या तो एडजेक्टिव या तो खुद एडवर्ब की क्या बताए उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने का काम एडवर्ब का होता है। तो यहाँ पे द टाइम्स कम्स आउट, यहाँ पे ये जो वर्ब है इसकी विशेषता इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो डेली आता है। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन कहता है ही बॉट अ वॉच डैश 3000। सो ही बॉट अ वॉच इनटू, बाय, फॉर या एट। तो सही यहाँ पे आपको बताना है क्या प्रेपोजिशन आएगा। सो ही बॉट अ वॉच, उसने एक वॉच खरीदी, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 3000। तो यहाँ पे 3000 आएगा। यहाँ पे 3000 बेसिकली यहाँ पे जो फॉर है वो हम बेसिकली एक्सचेंज को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें बताना है कि भाई मैंने ये चीज खरीदी है, तो आप अगर कोई एक्सचेंज बता रहे हो या आप कोई सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं, है ना, कोई एक्सचेंज की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, वहां हम फॉर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एट जो होता है वो बेसिकली अलग चीज के लिए है। एट हम किसी प्लेस को, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बताने के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। द वर्ड अबाउट इन दिस सेंटेंस, यहाँ पे अबाउट जो है वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है।
सो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अबाउट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। तो आपको देखना होगा कि अबाउट यहाँ पे सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है। अबाउट जो है वो क्या है, एक एडवर्ब भी है, ठीक है, और ये क्या है, एक प्रेपोजिशन भी है, दोनों है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको यहाँ सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, ठीक है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट में जो यहाँ पे सही इसका यूज हुआ है वो एज अ प्रेपोजिशन हुआ है, ठीक है, एज अ प्रेपोजिशन हुआ है कि यहाँ बताया जा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यानी जो आप सोच रहे हैं वो किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये प्रेपोजिशन को बताने का काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है मेडिटेटिव or a formal or sustained poem of a lament for the dead of a particular person is called। अब आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लिटरेचर से है, लिटरेरी टर्म के नाम से आपका सिलेबस जुड़ा हुआ है। तो मेडिटेटिव पोएम क्या है, या फॉर्मल और सस्टेन्ड जो पोएम है जो कि लेमेंट फॉर द डेड लिखी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा जिन्होंने भी लैंग्वेज 2 लिया था लास्ट अपने प्री रीड में, तो उनको ये उन्होंने पढ़ा होगा। एलिजी की बात ही कर रहे हैं। एलिजी बेसिकली ग्रीक वर्ड एलेगोस से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड एलेगोस से आया है जिसका मतलब होता है लेमेंट, और लेमेंट का मतलब होता है कि कोई शोक। तो ये एक शोक गीत है जो किसी की मृत्यु पे लिखी जाती है। सैड कविता है, डिप्रेस्ड कविता है, ग्लूमी कविता है, मेलनकॉलिक कविता भी इसको कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग इसके थीम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलिजी। बाकी बैलेड का अगर बताऊं तो बैलेड जो है वो एक ऐसी पोएम है जो किसी स्टोरी को बताता है। तो बैलेड इज बेसिकली अ पोएटिक और म्यूजिकल इसको हम कह सकते हैं। तो म्यूजिकल जो फोक सॉन्ग से रिलेटेड होता है बैलेड, ठीक है। बैलेड बेसिकली कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड बैलेड से आया है, ठीक है। BALLADE से ये डिराइव्ड हुआ है, इसकी इटोमोलॉजी याद रखिए, फ्रेंच वर्ड बैलेड से, और इसका मतलब होता है लिरिक सॉन्ग। बेसिकली लिरिकल पोएम है, ठीक है, पोएटिक है, म्यूजिकल है, और इसका बेसिकली मेन मुद्दा है टेल्स अ स्टोरी। बैलेड क्या है, एक स्टोरी को बताने का काम करता है, चाहे वो सॉन्ग के फॉर्म में हो चाहे वो पोएटिक फॉर्म में हो, ठीक है। ओड क्या है, ओड कविता के बारे में। ओड बेसिकली किसी इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल किसी आइडिया या फिर किसी थिंग के बारे में, किसी आइडिया या किसी इवेंट के बारे में प्रेस करने का काम किया जाता है। यानी आप किसी इंडिविजुअल, किसी विचार, किसी चीज, किसी इवेंट को प्रेस कर रहे हैं तो वो ओड कविता होती है। ओड बेसिकली कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा के एडियन से आया है। AEIDEIN होता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AEIDEIN, एडियन ग्रीक भाषा से आया है ओड, ठीक है। तो गाइज मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो आप इसकी सारी वीडियो जाके आप देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, एलिजी। तो तीनों की टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, आपका पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एपिक पोएम्स। एपिक पोएम्स के बारे में कौन सा यहाँ सही है। पहला है कि आर डिस्क्रिप्टिव ऑफ इवेंट्स एपिकल प्रपोर्शन दैट हैपेंस नाउअडेज। देखो इसको मैं डायरेक्टली राइट आंसर पे आती हूँ। एपिक पोएम बेसिकली लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, ठीक है। नैरेटिव का मतलब होता है कि आप किसी चीज को जहां नरेट करते हो, जैसे आप किसी कहानी को कहते हो, उसको नरेट करते हो। तो जो एपिक पोएम होती है वो भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो कि किसी हीरोइक फिगर को बताने का काम करती है। जैसे मान लो हिस्ट्री का कोई इंसान है, उसकी आप वीर गाथा को सुना रहे हैं, उसकी टेल्स को, उसकी लेजेंडरी टेल को, उसकी डीड्स को बता रहे हैं कि भाई उसने क्या महान काम किया है। तो एपिक पोएम में उन्हीं लोगों का जिक्र किया जाता है, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप बता रहे हैं, भगत सिंह के बारे में आप बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एपिक पोएम्स आर नैरेटिव पोएम्स दैट एम्फसाइजेस लेजेंडरी टेल्स ऑफ हीरोइक फिगर्स। हीरोइक फिगर्स का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी ने बहुत बहादुरी का काम किया है या जो बहुत संपन्न इंसान है जिसने कुछ किया हो, उसके बारे में बताया जाता है कि उसने क्या काम किया, उसका बखान करना बेसिकली ये किया उसने, ताकि सोसाइटी
और जो कल्चर है, जो समाज है, वो उससे प्रेरित हो सके। तो एक मेन पर्पस इसका यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द ट्रूथ इज वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ सरकाजम बाय इम्प्लाइंग द ऑपोजिट टू व्हाट इज रियली स्टेटेड इज कॉल्ड। अब इसको फटाफट से आप एक बार पढ़ना कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, ये भी आपका लिटरेचर से है। सटायर होगा, आयरनी होगा, हाइपरबली होगा या एलिगरी होगा, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सटायर, ठीक है। ये क्या है, एक सटायर है, एक हास्य कविता जिसको कहते हैं, ठीक है। सटायर इज बेसिकली हास्य कविता कहते हैं, जहाँ पे जो भी चीज है उसको आप सरकाजम के थ्रू बोलते हैं, या जो आपको कहना है उसका आप ऑपोजिट बोलते हो, ठीक है। तो वो सटायर के अंदर आता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ यू हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव डैश। सो यहाँ पे बताना है क्या करेक्ट यहाँ पे वर्ब आएगी। इफ यू हैड कंसल्टेड मी। अब आप देखो यहाँ पे ये जो वाक्य आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये थर्ड कंडीशनल वाला सेंटेंस है, जहां पे हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। उसके बाद जो मेन क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज है आई से जो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वुड आ गया, वुड के साथ हैव आ गया, और मैंने बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई वुड हैव एडवाइज्ड हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। थर्ड कंडीशनल में ये वाक्य दिया हुआ था। अगर हम थर्ड कंडीशनल का पैटर्न देखें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद वुड होगा, वुड के साथ हैव लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इट फाइनली स्टार्ट्स डाउन द रनवे शी डैश क्लोज हर आईज। शी माइट, शी कैन, शी विल या शी वुड। तो ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। When it finally starts down the runway, तो it finally starts, यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है, जहाँ पे एक जो सिचुएशन है उसका प्रभाव दूसरे पे जरूर पड़ेगा, यानी कि एक सिचुएशन से ही दूसरे सिचुएशन आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर ये होगा तभी वो होगा, है ना। when it finally starts down the runway she dash closes her eyes, वो आंखें तभी बंद करेगी जब रनवे स्टार्ट होगा, तो शी विल हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे इसके साथ फ्यूचर टेंस में विल को यूज करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 है इफ आई विजिटेड हिम आई डैश थिंक अबाउट हिज क्वालिटीज। इफ आई विजिटेड हिम आई डैश थिंक अबाउट हिज क्वालिटीज। आई कैन, आई कुड, आई मे या आई माइट। तो ये वाला भी कंडीशनल सेंटेंस ही है। आइए देखते हैं कि कौन सा कंडीशनल होगा ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा, 45 के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, माइट। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। ये जो सेंटेंस है ये आपका है सेकंड कंडीशनल में, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के टोटल 4 टाइप है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, तो आपको वो चारों टाइप पढ़ लेने हैं। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली इसको टैकल कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसका आपको बस बेसिक रूल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेकंड कंडीशनल में जो इफ क्लॉज होता है उसका जो एक पैटर्न है वो क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में जो वॉज वर्ब वाला आपका सिंपल पास्ट वाला होता है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट सिंपल, और उसके साथ जो मेन क्लॉज होगा उसके साथ आएगा आपका प्रेजेंट कंडीशनल, ठीक है। तो उसके साथ या तो वुड आएगा, या तो शुड आ सकता है, या तो कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, ठीक है। तो माइट यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो वुड माइट में से कुछ भी आ सकता है, प्लस जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बेसिकली वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो बेयर फॉर्म जो है इन्फिनेटिव है वो हम यूज कर सकते हैं, जो वर्ब की जो बेयर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइट होगा, ठीक है। तो इफ आई विजिटेड हिम आई माइट थिंक अबाउट हिज क्वालिटीज, आई माइट थिंक अबाउट हिज क्वालिटीज विल बी राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है कि इसका क्या होगा। तो फटाफट से देखेंगे तो W है और ये वाला सिंबल दिया हुआ है, और N दिया हुआ है, D दिया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद डी के बाद ये सिंबल है और फिर आर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें ये सिंबल पता हो तो हम कर लेंगे, और अगर हमें ये वाला सिंबल पता हो तो भी हम कर लेंगे। तो ये जो सिंबल होता है ये अ के लिए होता है, ठीक है। एक होता है ये वाला सिंबल जो ए के लिए होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंबल जो है वो ए बताता है, और जो ये वाला सिंबल होता है उल्टा जो आप ये देख रहे हो ये अ के लिए होता है, ठीक है। और ये भी जैसे कप हो गया, कप, कप, कट, उस वर्ड में हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो पहला है वेंडर, ठीक है, वेंडर है, उसके बाद विंडर, वेंडरर या वंडर। तो यहाँ पे ई आर नहीं होगा बिकॉज ये अ के लिए है, जैसे मैंने बोला, तो ई नहीं आएगा, ठीक है। वंडर आएगा अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें। वेंडर भी नहीं होगा, वंडर। तो ये वंडर का क्या है करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड का हमें बताना है, तो डिसाइड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। डिसाइड, यहाँ पे सी आई दिया हुआ है, यहाँ पे एस आई दिया हुआ है, या फिर साइड होगा। तो ये जो ए ई आप देख रहे हो यहाँ पे ए ई दोनों यूज हुआ है, तो इसका मतलब होता है जो बड़े एग के लिए हम यूज करते हैं। तो डिसाइड में बड़ा एग वाला जो साउंड है वो नहीं आएगा, ठीक है। डिसीड भी नहीं होगा, यहाँ एस आई है तो एस आई है तो सी हो जाएगा, है ना। तो डिसीड भी नहीं होगा, यहाँ पे भी सी आई है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बना, ऑप्शन सी बना। तो थोड़ा सा आपको इसका देखना पड़ेगा हिंदी ना। डिसाइड, साइड में एस ए आई, आई का साउंड आ रहा है, ठीक है। डिसाइड, तो आई में ए आई हम यहाँ पे लगाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आर, आर ए आई एस, किसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ए आई भी इसमें दिया हुआ है, आय हो गया, ठीक है, आय और स, तो राइज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आर आई एस ई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये राइज है, ये वाला राइज हो जाएगा। राइज का सिंबल जो है ज हो जाएगा पीछे, ठीक है, जेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स है, एस है, एस स के लिए होता है, तो राइज में हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या बना, बी करेक्ट बना। नेक्स्ट आता है अनसीन पोइट्री, और मैं भी अनसीन पोइट्री को नहीं पढ़ूंगी पूरा पूरा। हो सके तो आप वीडियो को प्लीज पॉज करें, वीडियो पॉज करके आप पूरा पोइट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर्स को कर सकते हो। बाकी जैसा भी होगा कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं वैसे ही ले आऊंगी वीडियो। तो चलिए फिर अनसीन पोइट्री करते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम वेयर डज द ब्रूक कम। तो ब्रूक जो है वो कहां से आया। तो अगर आप पहली लाइन इसकी देखोगे, इस पोइट्री की पहली लाइन ही दी हुई है, आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ हूट एंड हॉर्न। कहां से आया है ब्रूक, हॉर्न्स ऑफ हूट एंड हॉर्न से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका बनेगा 49 क्वेश्चन के लिए, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम हॉर्न्स एंड हूट्स एंड हॉर्न, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो गया, ठीक है, ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच देखना है विद विलो वीट। तो स्टेंजा 5 में ये वर्ड आया है विद विलो वीट। तो इसका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, हाइपरबली, एलिट्रेशन, मेटाफर या मेटानमी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्ड डब्ल्यू रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स एलिट्रेशन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। ये क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन को हम इनिशियल राइम भी बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल राइम याद रखना। हेड राइम भी इनको कहा जाता है। नॉनसेंस वर्ड्स में और टंग ट्विस्टर्स में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो एलिट्रेशन इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द ब्रूक हीडेड फॉर। जो ब्रूक है वो कहाँ गया, फिलिप्स फार्म में, वैली में, ब्रीमिंग रिवर में या फील्ड्स एंड बेज में। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर। वो कहाँ ज्वाइन कर रहा है, ब्रीमिंग रिवर को ज्वाइन कर रहा है। तो देखते ही यहाँ पे आंसर मुझे मिल गया। तो 51 का आंसर क्या बनेगा, सी हो जाएगा, इन द ब्रीमिंग रिवर। वो कहाँ जा रहा है, ब्रीमिंग रिवर की तरफ वो जा रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में दिया हुआ है। लाइन है आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हॉर्न्स। तो यहाँ पे जो ये जो वर्ड दिए हुए ना कूट एंड हॉर्न, ये बेसिकली नाम है पक्षियों के, ठीक है, कि मैं यहां से आया हूं, ठीक है। और जो ब्रूक वर्ड यहाँ यूज हुआ है वो उसका मतलब होता है कि जो जलधारा है, जो पानी की जो धारा है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। तो ब्रूक का मतलब बेसिकली है कि जो पानी की धारा से वो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्रूक वर्ड आया कि आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हॉर्न, तो यहाँ पे ब्रूक की बात हो रही है कि जो ब्रूक है, जो जलधारा है पानी की, वो कूट एंड हॉर्न से प्रोड्यूस हो रही है, वो पक्षियों से और जो नेचुरल चीज है वहां से आ रही है। तो यानी कि यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या है, जब आप ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं नॉन लिविंग थिंग को या नेचुरल थिंग को, बेसिकली ह्यूमन क्वालिटी से डिनोट करना होता है पर्सोनिफिकेशन। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पोएम। अब पोएम के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है। पहला है कि द ब्रूक चैटर्स ओवर स्टोनी वेज। उसके बाद है मैन इज मॉर्टल एंड नेचर इज एटर्नल। द ब्रूक विल फाइनली ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, या फिर मैन में गो एंड कम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो इसके लिए आपको पूरा पोएम को पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे। I come from horns and coot horn, I make a sudden sally and sparkle out among the fern, to bicker down a valley, the thirsty hill I hurry down। तो ये सब बात हो रही है जलधारा की कि मैं कैसे 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 आता हूँ एंड फिर मैं ब्रीमिंग रिवर को ज्वाइन करता हूँ। अभी तक तो यही यहाँ पे बात हो रही है। For men may come and men may go, but I never go forever. I chatter over stony ways, यहाँ पे मिल गया, ये भी सही है। In a little sharps and trebles, I bubble into yelling bays। फिर उसके बाद I'm many a field and fallow, and many fairy fallen list। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। पूरा पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। कौन सा गलत था, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, मैन इज मॉर्टल एंड नेचर इज अटर्नल, या फिर मैन में गो एंड कम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो गलत वाला है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। मैन जो है वो हर जगह और हर जगह जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु डज नॉट टायर इजिली। ऐसा व्यक्ति जो थकता नहीं है, उसके लिए हम क्या एक वन वर्ड यूज करेंगे वो हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन में फटाफट से ऑप्शंस देखते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजिली, तो इसका अगर हम देखें तो इसका इंडिफेटिगेबल होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फटीग वर्ड आया है, यानी कि वो पर्सन जो फटीग मतलब होता है थकान, ठीक है। तो इंडिफेटिगेबल का मतलब है कि जो व्यक्ति थके ना, जो जल्दी ना थके, जो टायर ना हो इजीली, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा इनफैलिबल का मतलब क्या होता है। इनफैलिबल का मतलब है जो कभी भूल ना करे, जो कभी कोई गलती ना करे, उसको हम इनफैलिबल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनएविटेबल का मतलब यहाँ क्या है। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम रोक ना सके या जो निश्चित हो, जिसको अवॉइड किया ही ना जा सके, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो बिल्कुल निश्चित हो, जिसको अवॉइड ना कर पाए। और इंडेलिबल का मतलब होता है, इंडेलिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको रिमूव ना किया जा सके, ठीक है, जिसको हटाया ना जा सके, हटाया ना जा सके उसे कहते हैं इंडेलिबल, ठीक है। तो ये सभी आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है विच कैन नेवर बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है, जिस पे विश्वास ना हो वो हमें बताना है। तो इर्रिवोकेबल का मतलब देखना है। इर्रिवोकेबल का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसी चीज जिसको आप रिवाइज नहीं कर सकते या जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी रिवाइज्ड और चेंज्ड, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, रिवाइज ना किया जा सके, उसको कहते हैं हम इर्रिवोकेबल।
उसके बाद इनएविटेबल का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया, इनएविटेबल मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब है जिसपे विश्वास ना किया जा सके, जैसे अविश्वसनीय कहते हैं जिसको, बहुत सरप्राइजिंग हो कोई चीज, ठीक है, तो वो इनक्रेडिबल होता है। और यहाँ पे इरिटेबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो बिकमिंग एंग्री इजिली, ठीक है, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, इजिली इरिटेट हो जाए, उसको हम इरिटेबल बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है कर्ट का, तो कर्ट का इम्पोलाइट, पोलाइट, डिसमल या रूड। तो यहाँ पे कर्ट का जो एंटोनिम होगा वो होगा पोलाइट होना, ठीक है, बहुत ज्यादा नम्र होना, पोलाइट होना। और अगर मैं इसको कर्ट बोलूं तो कर्ट का मतलब होता है जो पोलाइट ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपैलिंग। अपैलिंग का सिनोनिम बताना है, समान जो शब्द है, तो ऑसम होगा, ट्रिमेंडियस होगा, फैंटास्टिक होगा या शॉकिंग होगा। तो अपैलिंग का मतलब होता है बेसिकली कि कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत शॉकिंग है, जो सरप्राइजिंग हो, बहुत ज्यादा शॉकिंग हो, आश्चर्यजनक हो या सरप्राइजिंग हो। तो अपैलिंग का हो जाएगा शॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, 58 है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमिडियल टीचिंग। अब कुछ क्वेश्चन हमारे टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग के भी हैं यहाँ पे, जो आपका पेडागोजिकल पार्ट है, तो कौन सा इसमें से रेमिडियल टीचिंग का पार्ट नहीं होगा? टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर, यानी वो पढ़ाना जो आपने पहले नहीं पढ़ाया। टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज बीन टॉट, सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम्स, या फिर प्रेफरेंस टू रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस ऑफ फॉरगेटन पार्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपको बताना है जो रेमिडियल का पार्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन के साथ जाते हैं यहाँ पे फटाफट से, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए वाला अगर आप देखो तो ये कोई रेमिडियल टीचिंग का पार्ट नहीं होगा। टीचिंग ऑफ फ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट, यानी कि जो पहले नहीं पढ़ाया उसको फ्रेश पढ़ाना रेमिडियल का पार्ट नहीं होता, बल्कि रेमिडियल टीचिंग में आप वो चीज पढ़ाते हैं जो आपने पहले अर्लियर उनको पढ़ाया है, तो हम वो चीज पढ़ाते हैं जो बच्चों ने ठीक से नहीं सीखी, ठीक है। तो कभी भी हम बिल्कुल वो चीज नहीं पढ़ाते हैं जो हमने पहले कभी पढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ पे ए जो है इसका रेमेडी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो ऑडियो लिंगुअल मेथड को हम आर्मी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर्मी मेथड भी कहा जाता है। और हमें इसमें नॉट बताना है, तो नॉट वाला देख लेते हैं क्या होगा। पहला है कि स्टूडेंट फर्स्ट लिसन, पहले बच्चे सुनते हैं फिर बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल पैटर्न। क्या यहाँ पे ग्रामर को मॉडर्न पैटर्न में और डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है? तो बिल्कुल ठीक है, बच्चे पहले सुनना सीखते हैं, सुनते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटिशन पैटर्न और डायलॉग्स का बहुत यूज यहाँ इस मेथड में किया जाता है। स्टूडेंट्स डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, तो ये भी ठीक है कि यहाँ पे बेसिकली आप ड्रिलिंग और हैबिट फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका गलत है कि यहाँ पे मीनिंग को नहीं बताया जाता, अर्थ निर्माण पे बहुत ज्यादा फोकस बिल्कुल भी वैसे नहीं करते हैं ना, मीनिंग को स्टैब्लिश करना इसका पर्पस नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रेजेंट द प्रैक्टिसेस लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। ऐसा कौन सा है जहाँ पे भाषा को कॉन्टेक्स्ट में या फिर सिचुएशन में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है? तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिचुएशनल विल बी राइट आंसर। सो 60th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड में वही स्ट्रक्चरल मेथड ही है जहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज आइटम को कॉन्टेक्चुअली, रियल कॉन्टेक्स्ट में आप मीनिंगफुली उनको, रियल सिचुएशन में ही आप उनको स्ट्रक्चर्स को सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी रिगार्डिंग ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो ट्रांस लैंग्वेज जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की एक स्ट्रैटेजी है, वो यहाँ पे आपको बताना है। फर्स्ट है, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये बिल्कुल ठीक है।
ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होता है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जहाँ पे आप भाषा को उपयोग कराने पे फोकस करते हो। हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को यहाँ यूज करते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। और ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है स्विच करना बिटवीन द लैंग्वेजेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब हम दो पर्सन कोई बात कर रहे हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच करना कम्युनिकेशन के लिए हम ट्रांस लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेटिव पोटेंशियल क्या हो, अच्छा हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बोथ आर ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ रेमिडियल प्रोग्राम। रेमिडियल टीचिंग प्रोग्राम का मेन एम क्या है? फर्स्ट है टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल स्कूल लेग बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स, मतलब कि उन बच्चों को सपोर्ट देना जो कि पीछे हो गए हैं अपने पीयर्स से, या फिर यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों की जेनेरिक स्किल को डेवलप करने के लिए। तो क्या एम यहाँ होगा? बोथ ए एंड बी होगा, ओनली ए है, ओनली बी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो रेमिडियल टीचिंग प्रोग्राम बेसिकली हम स्किल्स तो डेवलप करते हैं, उनकी जेनेरिक स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करना, साथ के साथ उन बच्चों को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों की कमियों को, गैप को फिल करते हैं जो बच्चे अपने पीयर से दूर है, या मतलब कि जो पढ़ाई में सामान्य बच्चों से या अपने क्लासमेट से लेग बिहाइंड है। तो दोनों ही एम रेमिडियल टीचिंग को करने का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे कौन से हम चीजों पे फोकस करेंगे जब हम किसी भी लैंग्वेज आइटम को किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? तो सिलेक्शन में याद रखिए कि आप क्या करते हैं, टू चूज अ पर्टिकुलर क्लास फॉर अ पर्टिकुलर, टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स, किसी कोर्स को या किसी लैंग्वेज आइटम को किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए चुनना सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हम बहुत सारे क्राइटेरिया के आधार पे करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का ध्यान देते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी टीचेबिलिटी कितनी है, क्या वो पढ़ाने लायक है, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, लर्नेबिलिटी देखी जाती है, और हम उसका कवरेज देखते हैं कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चे की लाइफ में कितना उपयोगी है और वो कहाँ कहाँ तक उसको यूज करेगा, यानी कि उसकी कवरेज क्या है। तो वी कंसिडर ऑल दीज ऑप्शंस। सो डी के साथ हम जाएंगे 1 2 3 4 सभी चीज पे फोकस हम सिलेक्शन में करते हैं। ठीक है, आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली विद एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स। अब इसका आंसर करना है कि भाई ऐसा कौन सा टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसको पीरियोडिकली किया जाता है और हमारा ध्यान होता है स्टैंडर्ड्स पे। पीरियोडिकली मतलब कि आप समय समय पे करते हो, एंड स्टैंडर्ड्स पे यानी कि आपका ध्यान जो है वो स्टैंडर्डाइज चीजों पे ज्यादा होता है, प्रमाणीकृत चीजों पे ज्यादा होता है, यानी कि ये समेटिव की बात कर रहा है। समेटिव इवैल्यूएशन ऐसा है जो कि आप 6 महीने पे करते हो, S7 हो रहा है, S2 हो रहा है, 60 मार्क्स का आप ले रहे हैं, पीरियोडिकली लेते हैं, हम इसको साल के एंड में लेते हैं, और हमारा ध्यान स्टैंडर्ड्स पे होता है। स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि रिजल्ट क्या आया। मानक, बेसिकली मानक निर्धारण यहाँ पे हम कर देते हैं, है ना। मानक का मतलब ये है कि भाई बड़ी जनसंख्या पे वो चीज को हम लागू कर रहे हैं और सभी के लिए रिजल्ट सेम है। तो समेटिव में बेसिकली हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर इवैल्यूएशन। कौन सा इसमें से पीयर इवैल्यूएशन की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है इफेक्टिव मॉनिटरिंग, दूसरा है मेटाकॉग्निशन, थर्ड है सेव टीचर्स टाइम, या फिर फास्टर फीडबैक। तो यहाँ पे इफेक्टिव मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। पीयर इवैल्यूएशन में मेटाकॉग्निशन हो सकता है, बच्चे अपनी संज्ञान पे विचार कर सकते हैं, उनका मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ सकता है। यहाँ पे टीचर्स का टाइम भी बच सकता है क्योंकि बच्चे आपस में ही ग्रुप में कोलैबोरेटिव तरीके से एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं, और यहाँ पे फीडबैक भी फास्ट दिया जा सकता है। लेकिन मॉनिटर करना, यहाँ पे बच्चों की मॉनिटरिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला है कि ये प्रैक्टिकल है यूज में, दूसरा है कि ये सिचुएशनल है, मीनिंगफुल है, सेल्फ रिवॉर्डिंग है। तो ये सारी चीजें सही है। कम्युनिकेटिव अप्रोच जिसका कंसेप्ट डेल हार्मिस ने दिया, और एक क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है कि कहाँ पे ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, तो चाइना और जापान, 2 वर्ड याद रखना। चाइना जापान में इसको माना गया है ऑफिशियल आंसर में, तो आप इसी के साथ जाना इनकेस आपके क्वेश्चन आ जाता है तो।
और गलत बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा कि इट मेनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग टेक्निक। यहाँ पे डी वाला यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। बाकी सब है कि ये यूज प्रैक्टिकल है, यूज में, ठीक है, सिचुएशनल है, मीनिंगफुल है, सेल्फ रिवॉर्डिंग भी है, बच्चों की स्पीच एबिलिटी को ये विकसित करता है, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं होगा कि ये इंडिविजुअल लर्निंग टेक्निक पे फोकस करता है, बिकॉज हम इंडिविजुअल ना करके कोलैबोरेटिव तरीके से यहाँ सिखाने पे फोकस करते हैं। हमारा फोकस होता है कोलैबोरेशन से सिखाना, ठीक है, नॉट इंडिविजुअली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम फटाफट से। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कौन सा इसमें से चैलेंज नहीं माना जाएगा? पहला है डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, दूसरा है सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, तीसरा है लार्ज क्लास साइज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नॉट अ चैलेंज बोला गया है तो इनमें से कोई भी चैलेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉट अ चैलेंज बोला गया यानी कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो इनमें से ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही चैलेंजेस माने जा सकते हैं, तो इसीलिए नॉट में डी आएगा। बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को अगर आप पढ़ा रहे हो, उसका गोल आप डिटरमाइन कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज हो सकता है टीचर के लिए, ठीक है। ये चैलेंज हो सकता है कि वो किस तरह से अपने गोल को सेट करेगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे पढ़ाने के, तो बेसिकली ये आपका एक चैलेंज हो सकता है टीचिंग में। उसके अलावा सेवरल मेथड्स को पढ़ाना, किस मेथड से पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये भी एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपके पास बहुत मेथड्स हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट सेलेक्टिंग एनी मेथड ऑफ टीचिंग, तो ये भी एक चैलेंज है। बाकी क्लास साइज लार्ज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी चैलेंज है, तो नॉट चैलेंज में नन के साथ हम जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन। कहाँ पे इसको डेवलप किया गया? तो 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है आपके पेपर में, मैंने अभी भी बताया कि ये क्वेश्चन अगर आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेटिव अप्रोच कहाँ पे डेवलप हुआ है, तो चाइना एंड जापान विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू। अब आपको इसमें इररेलेवेंट ऑप्शन बताना है, यानी वो ऑप्शन बताना है जो सही नहीं है, जो इररेलेवेंट है, ठीक है। तो पहला है टीच ऑल सब्जेक्ट्स। क्या हम मल्टीलिंगुअलिज्म से सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, यानी हम यूज कर सकते हैं इसको अदर विषयों को पढ़ाने के लिए? तो बिल्कुल ठीक है। अगर मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है तो वहां आप मैथ और साइंस और ईवीएस सभी चीजें आप पढ़ा सकते हैं, तो हर विषय को ये हम पढ़ाने में मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम को यूज कर सकते हैं। टीच अबाउट डाइवर्स कल्चरल ग्रुप, ये भी ठीक है कि हम डाइवर्स कल्चरल ग्रुप के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म से। केवल भाषाओं को सिखाया जाए तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला क्या है, इररेलेवेंट है। मल्टीलिंगुअलिज्म ऐसा नहीं है कि अगर बहुभाषिकता है तो केवल आप भाषाओं को ही सिखाएंगे। बहुभाषिकता में बच्चा संस्कृति, विषय, हर तरह के बारे में नॉलेज को गेन कर सकता है, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर नॉट मेंट टू टेस्ट। अब अगर रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशंस की बात करें तो ये क्या टेस्ट नहीं करेगा? तो जो भी रिटन होता है या जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं, वो बेसिकली वोकैबुलरी को टेस्ट कर सकता है, ट्रांसलेशन को टेस्ट कर सकता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को टेस्ट नहीं कर सकता है। जो भी रिटन है, रिटन में आप देखेंगे कि आप शब्द वगैरह को समझते हैं। जैसे आपका रिटन पेपर होता है, तो रिटन पेपर अगर आप दे रहे हो तो वहां पे वोकैबुलरी टेस्ट आपकी हो सकती है कि आपको कितना समझ में आ रहा है पढ़ के। ट्रांसलेट आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं। हम बच्चे की कंपोजिशन को चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन हम बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को चेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली अब हमारे 70 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आज का पहला सेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं जो मैंने एप्लीकेशन पे डाला था। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम एप्लीकेशन। अभी भी आप बचे हुए डेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 80 to 90 टेस्ट अवेलेबल है, तो जितना आपकी क्षमता हो आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। आप डेमो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो अगर आपको कम टाइम में और आपको जो है अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको टेस्ट लेना है तो आप ले सकते हो।
इसके अलावा ये जो सॉल्यूशन होगा ये मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे इस चीज़ का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव मी, देन डेफिनेटली फील फ्री टू गिव मी इन कमेंट सेक्शन। वहाँ पे आप मुझे ज़रूर बताएं, कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें।